इस नावल का खुलासा आपके लिए। अच्छा ये बताओ कि अपनी हुमरा कैसी है तुम्हारे लिए? कुछ देर सोचकर शकीला बोली, कौन हुमरा? ये अपनी मंसूरा आपी की बहन? तौबा करो शकीला, ये किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? क्यों भला, क्या बुराई है उसमें? मुझे मालूम होता कि ये पसंद है तुम्हारी, कभी राय तलब ना करता। अरे बाबा, इतनी छोटी छोटी तो आंखें हैं उसकी। कभी जो प्यार के बोल आंखों में आंखें डालकर अदा करने को जी चाहा तो 2 घंटे तो आंखें तलाश करने में ही लग जाएंगे। और फिर चाल भी कितनी स्पार्ट है इसकी, ऐसी तो हो कि जब चले तो दिल पर बिजलियां सी गिरें। और वो अपने घर तक कैसे पहुंच पाई इसे खुद भी खबर ना थी। वो जीने के करीब से गुजरी तो हल्की सी आवाज़ कानों से टकराई। कौन हो सकता है? इसने मुड़कर दोबारा पीछे देखा। हल्की सी रोशनी में खड़े 2 नफोस और दोनों से वो बखूबी वाकिफ़ थी। मर्द तो इसका सगा फुप्पीज़ाद तबरेज़ हसन था और ये लड़की भी तो जानी पहचानी थी, इसी के मोहल्ले में रहती थी। इतनी ही खूबसूरत, उसे अपने हुस्न का एहसास भी बहुत था। अपने आप में मगन रहती। आस पड़ोस की लड़कियों से दोस्ती तो दरकिनार मिलना तक पसंद न करती थी। जाने कैसे आज शकीला के यहाँ चली आई और अब तबरेज़ के करीब मगन खड़ी थी। ये एहसास भी बाकी ना रहा कि मेहमानों से भरा घर है, कोई भी इन्हें देख सकता है। कैसी बदनामी होगी जो किसी ने देख लिया तो। तबरेज़ का क्या है, वो तो माहिर है ऐसे कामों में, साफ बच निकलेगा। हुमरा इस लड़की के लिए परेशान थी जो खुदसर और मगरूर थी। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही खूबसूरत सा नावल आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बात अना की थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस खूबसूरत से नावल का आगाज़ करते हैं। मुमकिन है कि बात इतनी उलझी हुई ना हो कि रेशम का गुंजलदार लच्छा ही महसूस होने लगे, मगर इसके लिए तो थी कि जिसे कभी फैसले का इख्तियार सौंपा ही ना गया हो। पहले अब्बा का जोर चलता था, बाकी तीनों सर झुकाए ठीक है अब्बा जी का विर्द करते रहते थे। फिर भैया और भाभी की बारी आई और अब तो साथ साथ आपा मंसूरा का भी जोर चलता था। और ये कहना गलत ना होगा कि अच्छा खासा चलता था, यानी घर में जो 4 बर्तन थे खूब खड़कते थे। मगर ये इख्तियार बेचारी हुमरा के पास तो कभी ना रहा था। यहाँ तक कि इसकी ज़ात से मुतालिक फ़ैसले भी दूसरे ही करते हैं। मगर आज आपा मंसूरा सारी बात बताने के बाद आखिर में जुमला बोलकर उसे परेशान कर गई थी। फ़ैसला तुम्हें करना है और आज शाम तक करना है। कैसी उलझन थी जो हल होने में ना आती थी। जहन पर ज़्यादा ज़ोर डाला तो हल सोचने के बजाय एक फ़िल्म से रवां हो गई। क्या बात है बी रसूलन, आज काम पर आने में कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी तुमने? फ़िरोज़ा भाभी ने नौकरानी के घर में दाखिल होते ही बुरा सा मुँह बनाकर पूछा। हाँ बीबी, आज तुम्हारी फुप्पो सास की तरफ काम ज़्यादा था, बस उधर ही देर लग गई, वरना तो घर से तड़के ही निकल खड़ी हुई थी मैं। हाँ खूब जानती हो तुम्हारा तड़का कब होता है, फ़िरोज़ा तप कर बोली। ना बीबी, कसम ले लो जो ज़रा भी घर में रुकी हूँ, बस आज तो सारा वक्त उधर फुप्पो साहिबा की तरफ ही लग गया। अपने तबरेज़ मियाँ आ गए हैं ना लाहौर से। रसूलन ने ये फ़िक्रा अदा किया और बरामदे में रात के बासी सालन के साथ पराठा खाती हुमरा का पूरा वजूद कान बंद किया। अच्छा तबरेज़ आ गया लाहौर से? फ़िरोज़ा भी सारा गुस्सा भूल भाल कर रसूलन से पूछने लगी। हाँ रात ही पहुँचे हैं, वकील साहब खुद मोटर लेकर स्टेशन पर गए थे उन्हें लेने। फुप्पो कह रही थी नाश्ता कर ले, फिर सब घरों में सलाम के वास्ते जाएगा। ए लो, ये बात जो पहले करने की थी तुम अब बता रही हो। हाय रसूलन, बूढ़ी होकर सठिया गई हो तुम तो बिल्कुल ही। अब छोड़ो ये बर्तन वर्तन, हुमरा खुद ही धो लेगी, तुम बस जल्दी से झाड़ू लगा दो। देखो तो बच्चों ने किस कदर गन मचा रखा है, तबरेज़ आ गए तो क्या सोचेंगे। फ़िरोज़ा बीबी आप भी कमाल करती हैं। अरे अभी कहाँ से आ गए, अभी तो पड़े सो रहे हैं। उठते नाश्ता करते उन्हें भी अच्छा खासा वक्त लगेगा, फिर इसे मोहल्ले में 4 घर तो रिश्तेदारों के, दूसरे मिलने मिलाने वाले, इसके अलावा दोपहर के खाने तक ही यहाँ पहुँच पाएंगे वो। अच्छा अच्छा तुम सफाई करो, क्या पता वो पहले इधर ही आ जाएं। फ़िरोज़ा की घबराहट फिर भी कम ना हुई। हुमरा से बराह रास्त तो नहीं कहा गया, मगर वो जानती थी बर्तन अब इसी को धोने हैं, क्योंकि रसूलन से आज सिर्फ सफाई करवाई जाएगी और फिर दौड़ाया जाएगा इसे 2 मोहल्ले परे फ़िरोज़ा भाभी के मैके तक जाकर उनकी छोटी बहन परवीन को बुला लाए।
اور وہ پیغام ملتے ہی دوڑی چلی آئی کہ زہر لگتی تھی پروین ہمرا کو، دیکھتے ہی گلا دبا دینے کو جی چاہتا، بس خالی خولی سفید رنگت ہی تو تھی اس کے پاس، مگر اتراتی یوں جیسے اس سے حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہ ہوا تھا اور نہ آگے ہونے کا امکان تھا۔ تبریز لاہور سے آتا تو وہ بھی بہن کے گھر آن ڈیرا جماتی، ادھر اس کی گاڑی لائل پور سے روانہ ہوتی، ادھر وہ بھی اپنے گھر کی راہ لیتی۔ پر یہ دن ہمرا کے لیے بڑی عجیب افراتفری کے ہوتے، ایک طرف تبریز کے آنے کی خوشی، دوسری طرف ان حسینوں کے جھرمٹ میں اس کے کھو جانے کا خدشہ۔ یہاں صرف پروین ہی نہ تھی، عالیہ، نغمہ، غزالہ سبھی اس کی الفت کا دم بھرتی نظر آتی تھی، اور ہمرا دل میں اس کی محبت کا درد چھپائے ان سب کے چہرے بڑی خاموشی سے تکا کرتی تھی۔ وہ بھی تبریز کو چاہتی ہے یہ کوئی نہ جانتا تھا، یہاں تک کہ چہرے پڑھنے کا دعویٰ کرنے والی شکیلہ باجی بھی نہیں، حالانکہ وہ گھنٹوں شکیلہ کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں میں سے صرف پڑوس میں رہنے والی نازوں سے ہی کس کی قدر دوستی تھی، باقی سے محلے میں رہنے والی پھوپھی اور چچا تائے کی لڑکیوں سے بھی کوئی خاص انسیت اور محبت نہ تھی۔ ہاں شکیلہ جو اس کی تایا ذات تھی اسے اچھی لگتی تھی، ہر دم ہنسنے ہنسانے والی بے فکر سی لڑکی تبریز کی بھی دوست تھی، اور سنا تھا یہ دوستی بڑی پرانی تھی، تقریباً اس وقت کی جب شکیلہ 7 اور تبریز 4 برس کا تھا۔ جب تک شکیلہ کا نکاح فاروق سے نہیں ہو گیا سب کا یہی خیال تھا عمر میں چند سال بڑی ہونے کے باوجود اس کی شادی تبریز سے ہوگی، اور یہ بات ہمرا سمیت بہت سی لڑکیوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی، مگر وہ اپنے خالہ زاد فاروق کی ہو گئی اور سب کی امنگیں پھر سے جوان ہو گئی۔ تبریز 2 بہنوں کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا، دونوں بہنیں بیاہی گئیں اور یہ پڑھنے کے لیے لاہور چلا گیا۔ اب گھر میں رہ گئیں پھپھو اور ان کے شوہر، جو نام سے زیادہ اپنے پیشے سے پہچانے جاتے تھے، یعنی وکیل صاحب کے نام سے ہی مشہور تھے۔ ہمرا اکثر خیر خبر لینے پھپھو کے ہاں چلی جایا کرتی تھی، جبکہ باقی کے رنگین آنچل تبھی پھپھو کے آنگن میں لہراتے جب کبھی وہ لاہور سے یہاں آیا ہوتا۔ ہمرا کا ان کے ہاں آنا تو معمول کی بات تھی، کچھ الگ سے تو نہ تھا، مگر باقی کیوں آتی وہ خوب پہچانتی تھی، اور اسی وجہ سے ان سب سے چڑ تھی اسے، جو پھپھو کو سلام کرنے، خیر خبر لینے یا دینے کے بہانے موجود ہوتی تھی، اور باتوں کے دوران شرمیلی سی نگاہ، شیو بناتے، ناشتہ کرتے یا بالوں میں تولیہ رگڑ رگڑ کر پانی خوش کرتے تبریز پر بھی ڈال ہی لیتی۔ یہاں سے اٹھتی تو ٹھکانہ نکڑ پہ موجود سبز دروازے والا شکیلہ باجی کا گھر ہوتا، اور شوق پٹاخہ سی شکیلہ سے باتوں ہی باتوں میں تبریز کے پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی کہ اب کی بار کتنے روز قیام کا ارادہ لے کر آیا ہے، تعلیم کب تک ختم ہوگی۔ وہ بھی خوب ستا کر مذاق اڑا کر یہ بات کا جواب دیتی، اکثر غلط بھی نکال آتا، جب شکایت کی جاتی تو کہہ دیتی اسی سے پوچھ لیا ہوتا، جتنا تم جانتی ہو اتنا علم تو کسی کو نہ ہوگا۔ عالیہ کہتی ہاں یہ تو ہے، شکیلہ بڑے زور سے ہنس دیتی کہ سچ بھی تو یہی تھا۔ تبریز کی اس سے بہت بنتی تھی، وہ اپنے شہر آنے کے بعد سب سے پہلے ماں سے ملتا، پھر شکیلہ سے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کے گوش و گزار کی جاتی، کبھی کبھی زیادہ موڈ میں ہوتا تو کہتا شکیلہ اگر تیرا نکاح اس مہیوال سے نہ ہوا ہوتا تو مجال تھی کسی کی جو مجھ سے پہلے تجھے مانگ لیتا۔ بکواس نہ کرو جھوٹوں کے سردار، بھلا میں تمہیں جانتی نہیں ہوں کہ کیسی حور پری کی تلاش میں ہو؟ میں تو عمر میں بھی 3 سال بڑی ہوں تم سے۔ ہائے عشق عمر کو کب دیکھتا ہے، مصنوعی طور پر ٹھنڈی آہ بھر کر اس کے قریب تخت پہ آ لیٹتا، ذرا پرے ہو کر میرے دھاگوں کا ستیہ ناش مارنے لگے ہو۔ کڑھائی کا فریم ایک طرف رکھ کر فوراً دھاگے سمیٹنے لگ جاتی۔ جہیز بنا رہی ہو؟ شرارت سے پوچھا جاتا، وہ دبنے والی چیز نہ تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہاں کہنے کے بعد پوچھتی کہو تو تمہارا بھی بنا دوں؟ دوبارہ سے محنت کیوں کرتی ہو، یہی ہمارے نام کر دو جہیز والی سمیت۔ تب اتنی زور کا ہاتھ پڑتا کہ وہ بے اختیار ہائے ممانی بچاؤ اس چڑیل سے چلا اٹھتا۔ کیا وہ واقعی شکیلہ کو چاہتا ہے؟ دالان میں کھڑی یہ سب دیکھتی ہمرا کا ذہن اکثر الجھ جاتا۔ ایسے مظاہرے دیکھنے کے بعد نیند کتنی راتوں اس سے دور دور رہتی، آخر میں یہ خیال نیند کی روٹھی دیوی کو منانے کا سبب بن جاتا کہ شکیلہ فاروق کی منگیتر ہے، اور اس تقریب میں نہ صرف تبریز شامل تھا بلکہ ہلہ گلہ بھی خوب مچایا تھا اس نے۔ اس کی چاہنے والیاں تو بہت سی ہیں، جن میں سے کئی ایک یقیناً مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں،
जब सोच का घोड़ा दौड़ता तो रुकने का नाम ही न लेता था और हुमरा हलकान हो जाती। इन्हीं दिनों में जब तबरेज़ पूरे 10 रोज़ के लिए यहाँ आया हुआ था तो मंसूरा आपा आ पहुँची अपने तमाम मालो असबाब समेत, और हुमरा के खदशे दुम दबाकर भागने लगे। क्योंकि मंसूरा आपा इसे अंधेरे में जुगनू महसूस हुई थी, इसे यकीन था वो इसकी चुप के बावजूद पसंद जान जाएंगी और तबरेज़ को इसका बनाकर ही दम लेंगी। जबकि भाभी को इसका कोई ख्याल न था, उल्टा अपनी बहन परवीन को इसके सीने पर मूंग दलने के लिए बुलवा भेजती थी। मंसूरा के शौहर शारजा जा रहे थे और इसे 2 बच्चों के साथ यहाँ छोड़ गए थे, और ये कुछ ऐसा गलत भी नहीं था। आखिर इस मकान में इन बहनों का हिस्सा भी तो था और वो वही हिस्सा बसाने को आई थी। खाना पीना वगैरह सब अलग था, मगर हुमरा के मामले में वो अलग थी। वो अलग न थी। भाभी फ़िरोज़ा की हर ज़्यादती पर बोल उठती और नतीजा अच्छी खासी जंग की सूरत में ज़ाहिर होता था, जिसमें इसका किरदार महज तमाशाई तक महदूद होता। लड़ना झगड़ना तो उसे आता ही ना था, और आता भी कैसे। झगड़ा तो वो करते हैं जिन्हें अपने पीछे कमक का यकीन होता है, ये जो खुद ही इतने मजबूत होते हैं कि मिनटों में मुकाबिल को पछाड़ सकें। अम्मा इसकी पैदाइश के 1 साल बाद चल बसी। बस फिर जैसे तैसे इसे पाला किया, और इस एहसान के सिले में इसकी हस्ती बिन मोल ही बिक गई। जिसने जिस तरफ चाहा मोड़ दिया, ये पूछने की ज़रूरत ही ना महसूस की कि कहो भी हुमरा, तुम्हारी पसंद क्या है? तुम इस मामले में अपनी राय देती हो या नहीं? अब जो आप ही मंसूर आई तो ख्याल हुआ वो ज़ुबान की तेज़ और थोड़ी लापरवाह से ही, पर इसके बावजूद सहारा बनेंगी। आखिर बहन तो हैं। हुमरा, ज़रा कढ़ाई का फ्रेम तो देना, मेरा कुक्कू ने तोड़ दिया है। नाजो दीवार से पुकार रही थी। हुमरा झट फ्रेम लेकर आ पहुंची और सरसरी अंदाज में पूछ बैठी, बनाना क्या चाह रही हो नाजो? जवाब में उसके लबों पर शर्मीली से मुस्कुराहट रेंग गई। फ्रेम हाथ में पकड़ा और जवाब दिए बगैर दीवार के पीछे गायब हो गई। लो भला, ये क्या बात हुई? शाह ने उचकाकर अंदर चली आई कि इसे मंसूरा के साथ सामान करीने से लगाना था। नाजो ने छुपाया था। अगले रोज़ उसे इल्म हो गया जब वो फुप्पो की तरफ सलाम के लिए गई। अभी उसे उनके पास बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि नाजो आ पहुंची। अदब से फुप्पो को सलाम किया। दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर संजीदा शक्ल बनाए उनके करीब बैठ गई। कैसे आना हुआ बेटी? उन्होंने हमेशा की तरह शफकत से पूछा। बस यूँ ही खाला जी, शकीला बाजी की तरफ जा रही थी, सोचा इधर से भी होती जो। नज़रें बदस्तूर किसी की तलाश में थी। अच्छा किया, आ जाया करो, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। इतने में रसूला ना पहुंची और फुप्पो लड़कियों को छोड़कर उससे बातों में लग गई। अम्मा, मैं ज़रा शकीला बाजी की तरफ जा रहा हूँ। अपने कमरे से बड़ी उजलत में निकला और नाजो पर नज़र पड़ी तो रुक गया। ये कहते हुए, आहा, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर में। आपका भेजा रुमाल मिल गया था और पसंद भी आया। वैसे अगर ये बाजी शकीला के ज़रिए भिजवाने के बजाय बराह रास्त हमें देती तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता। माँ से नज़र बचाकर वो हौले से कह रहा था। हुमरा तो ज़्यादा दूर न थी। सर झुकाए हुए इसने सब कुछ सुन लिया था और सीने में एक आग सी भड़ भड़ करके जल रही थी। आंखें धुआं धुआं सी होने लगी थी। वो फुप्पो को बताए बगैर चुपचाप चली आई। भाभी पुकारती रही, ए हुमरा, नन्ना रो रहा है, पकड़ो इसे। मंसूरा ने इसे पुकारा। सुनो हुमरा, किधर चली गई थी? उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। सीना चढ़कर ऊपर चली आई। आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। लगता था कि आग फैलती ही जा रही है और कुछ ही देर की बात है, सर से पांव तक सब जल के खाक हो जाएगा। नाजो ने रुमाल काट कर शकीला के ज़रिए पहली बार तो ना भिजवाया था, पर हुमरा को इससे पहले कभी खबर ना हो सकी थी। वरना तो ये बात मामूल की थी। वो जब भी आता इसकी चाहत का दम भरने वालियाँ ऐसे अंदाज़ अपनाने लगती। शुबाना खानादारी में माहिर थी। उसका अंदाज़ा तबरेज़ को भी करवा चुकी थी कि इसकी शहर आमद पर हमेशा शुबाना के यहाँ नित नए पकवान तैयार होने लगते और सोचा जाता फुप्पो के यहाँ भी दे ही आऊँ। आलिया को अपने लंबे स्याह बालों पर नाज था। वो इन्हें पुश्त पर लहराती फुप्पो को सलाम करने हाजिर होती और जाना भूल जाती। परवीन को गोरी रंगत पे गरूर था और ख़याल करती थी कि तबरेज़ जैसा खूबरू जवान इसके सिवा किसी और के साथ जज ही कहाँ सकता है। वैसे तोहफ़े तहफ़ वो और फ़िरोज़ा भाभी भी उसे देती रहती थी, और वो भी ऐसा कमीना था कि मुँह से भाप तक ना निकालता था। सबके तहफ़ शुक्रिया के साथ कबूल कर दिए जाते
اور مسکرا کر ہر دل میں اپنی تصویر مزید گھونپتی جاتی۔ ایسے میں کبھی کبھی جو کمال مہربانی سے اس سے صرف اتنا پوچھ لیتا، کیسی ہو ہمرا، تو چپ کے پرستش کرنے والی لڑکی کا پورا وجود دھڑک اٹھتا، ڈھنگ سے جواب ہی نہ دے پاتی اور وہ آگے بڑھ جاتا۔ بعد میں سنہرے لمحے گنوانے پر وہ دیر تک خود کو کوستی رہتی۔ زندگی بڑی پھیکی پھیکی سی تھی۔ بھابھی کا مزاج روز بروز بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کا بے زبان وجود انہیں گراں گزرنے لگا تھا۔ مہنگائی کے رونے روئے جاتے اور یہ سب کچھ صرف اسی کے لیے تھا۔ بہن آ کر چاہے جتنے روز مرضی رہ لے، تب پیسے کم نہ پڑتے تھے۔ وہ مسئلے کا کیا حل نکالتی، رو دھو کر چپ ہو بیٹھتی۔ منصورہ نے جو بہن کا یہ حال دیکھا تو خط لکھا میاں کو، ان سے ہمرا کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت لے لی۔ بھائی نے سنا تو کہہ دیا، یہ نہیں ہو سکتا، لوگ سنیں گے مجھ پہ تھو تھو کریں گے۔ منصورہ نے سن کر خوب سنائی۔ یوں گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا اور وہ ہمیشہ کی طرح چپ چاپ برآمدے کے ستون سے لگی سب کچھ سنتی رہی۔ حق بات کہنے کی ہمت بھی خود میں نہ لا سکی۔ آخر فیصلہ منصورہ کے حق میں ہو گیا اور وہ مختصر سامان اٹھائے بہن والے حصے میں آ گئی۔ تبریز کل واپس جا رہا ہے، ویسے جلد ہی آ بھی جائے گا۔ یہ خبر اسے نازو نہیں دی تھی۔ تجھے بڑا پتہ ہے، اس نے جل کے کہہ دیا۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، اس نے خود مجھے بتایا اور جلد آنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ نازو شرمیلی مسکان ہونٹوں پر سجائے غڑاپ سے دیوار کے پیچھے غائب ہو گئی، پر اس کا تو جیسے دم لبوں پر آ گیا۔ ہار گئی، میں ہار گئی۔ ہمرا، یہ قمیض شکیلہ کو دے کر آؤ، کہہ رہی تھی ڈیزائن اتارنا ہے۔ منصورہ کے آ جانے پر وہ حجت محبت کے لٹنے کا ماتم بھی نہ کر سکی اور لڑکھڑاتے قدموں سے گلی میں نکل آئی۔ شکیلہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور ان کے ہاں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا تھا، وہ ادھر سے گزر کر اندر آ گئی۔ چک میں سے سامنے بیٹھے شکیلہ اور تبریز نہ صرف نظر آ رہے تھے بلکہ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وہیں رک گئی۔ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، سنہری کام والے گلابی آنچل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم بھی اب اپنے بارے میں سوچو تبریز، زمانے بھر کی لڑکیوں کو آخر کب تک پیچھے لگائے رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کب کسی کو پیچھے لگایا، وہ تو خود ہی دیوانی ہے میری۔ بات کرتے کرتے تخت پہ نیم دراز ہو گیا۔ کیسے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سارا دوپٹہ خراب ہو گیا میرا۔ اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کروٹ لے کر بچنے کی کوشش میں تبریز آدھا فرش پہ آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ چھپانے یا ٹالنے کی کوشش کرتا، شکیلہ اس کی جیب سے وہ خط اڑا چکی تھی۔ ہائے کتنی بیہودہ ہے! وہ یہ پڑھ کر ہی شکیلہ جیسی ترار لڑکی گال پیٹنے لگی، جبکہ تبریز برابر ہنسے جا رہا تھا۔ جیسے تیسے خط شکیلہ نے ختم کیا اور بڑھ کر اس کے سلیقے سے بنائے بال پکڑ لیے۔ بتا، کون ہے یہ کمینی؟ بس ہے ایک، پر تم نہیں جانتی اسے۔ بال تو چھوڑو، گنجا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پہلے بتاؤ کون ہے، ہٹ دھرمی سے بولی۔ تب تبریز نے اس کی چوٹی پکڑ لی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے بال چھوڑ کر اوئی امی مر گئی میں کی گردان کرنے لگی۔ ابھی نہ مرو، ورنہ شادی کی تیاری خاک ہو جائے گی، سارا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کون ہے یہ؟ بابا کہہ جو رہا ہوں، تم نہیں جانتی اور جان کر کرو گی بھی کیا؟ میرا اس سے راہ و رسم بڑھانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، ایسی لڑکیوں کو منہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، تمہیں کوئی پسند بھی ہے یا یوں ہی سب کو آس دے رکھی ہے؟ ہاں، ان میں سے کوئی اس قابل بھی ہے کہ مجھ جیسے خوبرو بندے کے ساتھ چل سکے؟ بکواس نہ کرو، یہ بتاؤ کوئی ایسی ہے جس سے تم سنجیدہ ہو، یہاں نہیں تو لاہور میں ہی صحیح۔ نہ یہاں نہ لاہور میں، بس جس سے تم کہو گی اسی سے شادی کر لوں گا۔ ہے سچ؟ شکیلہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں سچ، بس اپنے سوا کسی کا نام لے دو۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تم جیسے فراڈیا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی۔ اس کے ہنسنے پر وہ چڑھ کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، کون مناسب رہے گی میرے لیے؟ یہ اپنی ہمرا کیسی ہے؟ کچھ دیر سوچ کر شکیلہ بولی، اور سب کچھ سنتی ہمرا کا دل اس کے جواب کا انتظار کرتے تیز چلنے لگا۔ دھڑکن کچھ ایسی بڑھی کہ لگتا تھا اس شور میں تبریز کی آواز دب جائے گی۔ کون؟ ہمرا؟ یہ اپنی منصورہ آپی کی بہن؟ توبہ کرو شکیلہ، یہ کس جنم کا بدلہ لے رہی ہو تو مجھ سے؟ خفگی نمایاں تھی۔ کیوں؟ بھلا کیا برائی ہے اس میں؟ اتنی سیدھی سادہ سی لڑکی ہے وہ۔ مجھے معلوم ہوتا کہ پسند ہے تمہاری تو کبھی رائے طلب نہ کرتا۔ ارے بابا، اتنی چھوٹی چھوٹی تو آنکھیں ہیں اس کی،
कभी जो प्यार के बोल आंखों में आंखें डालकर अदा करने को जी चाहा, 2 घंटे तो आंखें तलाश करने में ही लग जाएंगे। फिर चाल भी कितनी स्पार्ट है इसकी, ऐसी तो हो कि जब चले तो दिल पर बिजलियां सी गिरें। हाँ, और दिल जल जाने से तुम वफात पा जाओ। शकीला जल कर बोली। तुम क्यों मुंह फुला के बैठ गई? तुम्हारे बारे में थोड़ी कह रहा हूँ। जिसके बारे में बक रहे हो फजूल ही बक रहे हो। सच को सच कहना सीखो लड़की। उसने फिर वही गुलाबी आंचल मुट्ठी में दबा लिया और शकीला हुमरा के लिए लड़ने के बजाय अपना दुपट्टा बचाने में लग गई। वो अपने घर तक कैसे पहुंच पाई उसे खुद भी खबर न थी। मंसूरा ने उसे कमीज़ हाथ में पकड़े वापस आते देखकर पुकारा। उसने सुना ही नहीं कि तबरेज़ की आवाज़ गूंज बनकर उसके आसपास घूम रही थी। बिल्कुल बगौले की सूरत में वो आकर कमरे में लेट गई। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मंसूरा आपा ने करीब आकर पुकारा, फिर भी जवाब न मिला। तो पेशानी पर हाथ टिकाकर अंदाज़ा करना चाहा। ए हुमरा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? आपा, मुझे सर्दी लग रही है। आंसुओं के दरमियान बमुश्किल वो ये फ़िक्रा अदा कर पाई। शाम तक उसकी ऐसी कैफियत रही, लगता था बस जान निकलने ही वाली है। मंसूरा की समझ में ना आ रहा था कि बैठे बिठाए इसे हो क्या गया है। बेचारी से जो बन पड़ा उसने किया। रात कुछ अफाका लगता था, यूं भी वो सारे दिन की जागी हुई थी। बच्चों को साथ के कमरे में सुलाने के बाद बहन की चारपाई के साथ बिस्तर लगाकर सो गई। नींद हुमरा की आंखों से कोसों दूर थी। ये देवी तो अक्सर इससे रोट जाया करती थी, मगर अब की बार लगता था मानने या ना मनाएगी। सारा दिन आंसू बहा बहा कर अब आंखें थक सी गई थी। जिस्म टूट रहा था, पर दर्द से भरा दिल अभी धड़क रहा था। और जब तक ये धड़कन बाकी थी उसे इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के दरमियान जीना था। रात धीरे धीरे अपना सफ़र तय करती रही, यहाँ तक कि चांद अगली शब आने की इजाज़त पर रुखसत हुआ। सुबह का सितारा कभी का जा चुका था। खावर मशरिक़ की आमद का ऐलान चिड़ियों ने चहचहा कर किया, मगर वो नहीं उठी। मंसूरा ने आवाज़ दी, मगर ना मुंह से कुछ बोली, ना आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। उसने सोचा, जाने रात के किस पहर आंख लगी होगी, थोड़ा सो ले तो अच्छा है। खुद उठकर कामों में लग गई। नाश्ता तैयार करने के बाद फिर इसे जगाया। नहीं उठी तो मंसूरा ने इसके गाल पे हाथ रखा, फ़ौरन खींच लिया। वो तो जलता तवा महसूस हो रहा था। इतना तेज़ बुखार! मंसूरा के तो हाथ पांव फूल गए। भाई तो कब के दफ्तर जा चुके थे, घर में कोई मर्द ना था जिसे डॉक्टर के पास दौड़ाया जाता। आखिर नाज़ो को आवाज़ देकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने बताया कि छोटा तो अभी कॉलेज नहीं गया, उसे भेजती हूँ आपके पास। फिर जब तक डॉक्टर नहीं आया मंसूरा परेशानी के आलम में सारे घर में टहलती रही। नाज़ो और उसकी अम्मी और छोटी बहन भी चली आईं। आधे घंटे के बाद पप्पू डॉक्टर को लेकर आया। उसने इंजेक्शन लगाया, चंद दवाएं तजवीज़ की और शाम को आने का कहकर चलता बना। डॉक्टर के जाने के बाद घर में तो मेला सा लग गया। लगता था कि पप्पू ने राह में मिलने वाले 100 राहगीरों को पकड़कर ये खबर सुना दी थी। गज़ाला और उसकी भाभी, आलिया की बहनें, शकीला और उसकी वालदा और दोनों भाभियाँ, बेरसूलन और तबरेज़ की वालदा, सब की सब आन मौजूद हुई। भाभी तो बच्चों के कपड़े बदलवाने का बहाना करके अपने कमरे में घुस गई और मंसूरा उन्हें हमरा की बीमारी की तफसील से आगाह करने लगी। ख़वातीन ने सब सुनकर अफसोस का इजहार किया और फिर अपनी इससे मिलती जुलती कहानियाँ सुनाने बैठ गईं, जिनमें उनका कोई ना कोई अजीज़ ऐसे ही अचानक बीमार पड़ा था और फिर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ किया। मंसूरा को तो दिल ख़राब होने लगा। चाय बनाने का कहकर उठ खड़ी हुई और औरतें ऐसी ही बातें करते करते एक एक करके जब रुखसत हुई तो अच्छी खासी दोपहर हो चुकी थी। हुमरा तो अब होश में थी। रंगत ऐसी पीली हो रही थी कि देख देख कर बहन को हौल आता था। शाम को नाज़ो और आलिया इसके खैर खैरियत दरियाफ्त करने दोबारा आईं, जब तक मंसूरा कमरे में ही रही। दोनों संजीदा सूरत बनाए उसकी बीमारी के बारे में बातें करती रहीं। वो बाहर निकली तो मौजू बदल गया। शकीला की शादी से बात शुरू हुई और तबरेज़ तक पहुंच गई। हाय, आज वो चले जाएंगे। नाज़ो आह भर कर बोली। हाँ, मगर शकीला बाजी की शादी में शिरकत के लिए जल्द ही आ जाएंगे। आलिया झट से बोली। तब हुमरा ने इन दोनों की जानिब देखा। कश्ती तो इसकी भी डूब रही है। मदहोशी में इन्हें इल्म ही नहीं हो सका। मैं तो अच्छी रही कि उसके साथ मेरा नाम आम ना था। मेरी मोहब्बत मुझ तक थी। इस राज से तो मेरी आपी भी वाकिफ़ नहीं, मगर ये सब तो ऐलान कर चुकी हैं, मुंतज़िर बैठी हैं अपने दिल के किवाड़ खोले। मैं तो अच्छी रही भाई, बहुत अच्छी रही।
दुखते दिल पर इस तसल्ली ने नर्म हाथ रख दिया। उसने आंखें बंद कर ली और चुपचाप उनकी बातें सुनते हुए ख़ुद को ही बावर करवाती रही कि इज़्ज़त से बढ़कर कोई शय नहीं, अना से ज़्यादा कीमत दुनिया में किसी की नहीं। और उसने इज़्ज़त और अना दोनों को बचा लिया है। वो तो इन सब से कहीं ज़्यादा अच्छी रही है। ये इन्हीं तसल्लियों का एजाज़ था जो इसने ख़ुद को दी थी कि चौथे दिन न सिर्फ ठीक थी बल्कि घर में काम करती फिर रही थी। शाम को फारिग हुई तो चादर ओढ़कर शकीला की तरफ चली आई। वो तो देखते ही खिल उठी, अपने करीब उसके बैठने के लिए जगह बनाई और माजरत करने लगी कि एक दिन के बाद दोबारा हाल पूछने ना आ सकी। कोई बात नहीं शकीला बाजी, आप आएँ या ना आएँ, मगर ये मैं जानती हूँ मेरे लिए दुआ करना नहीं भूली होंगी। तुम्हारा ये मान बेजाबी नहीं था उम्रा, मैंने वाकई तुम्हारे लिए बहुत दुआ की है। ये तो बताओ अचानक बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया था? बुरा वक्त कभी पूछ कर भी आता है शकीला बाजी? बस किस्मत में बीमारी लिखी थी, सो हो गई बीमार। आप ये बताएं तैयारी कहाँ तक पहुँची है? एक तो आपको दूसरों की सिलाई कढ़ाई पसंद नहीं आती, वरना मैं तो खूब हाथ बटाती आपका। बस जी शुक्रिया, कर लिया है सारा काम हमने खुद ही। अब दुआ करो हमारी मेहनत उन्हें भी पसंद आ जाए। जब आप पसंद हैं तो आपकी बनाई चीज़ें भला क्यों पसंद नहीं आएगी? हाँ शुक्र है, हम तो पसंद हैं उन्हें, और तबरेज़ की तरह उन्हें राह चलते दिल लगाने की आदत भी नहीं है, वरना तो रोज़ तमाशा लगता हमारे घर में। हाँ ऐसे मर्दों के साथ गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है, हुमरा ने इत्तफाक किया। सच, मैं तो अक्सर तबरेज़ से कहा करती हूँ सुधर जाओ, वरना बीवी तो बीवी सारे ससुराली जूते लगाएंगे तुम्हें। हुमरा जिस मौजू से बचना चाहती थी शकीला हेर फेर कर वहीं आ जाती थी। अच्छा, गाने के लिए ढोलक कब तक रखने का इरादा है? अम्मा से पूछो, हम बेचारे तो अब सर झुका कर बैठेंगे, चाहे दिल कितना ही चाहे गीत गाने को, मगर बुज़ुर्ग ख़वातीन हिलने तक ना देंगी। वैसे बाजी आप और आराम से बैठी रहें, ये तसव्वुर ही मुहाल है। वह हंस कर बोली। अभी बातें हो ही रही थी कि आलिया पहुंची और जहेज़ देखने की फरमाइश करने लगी। बस ज़रा फारिग हो जाऊं, फिर अम्मा से इजाज़त लेकर दिखाती हूँ। फिर ना दिखाया आपने, खाला जान तो कह देंगी मेहंदी के रोज़ जब सब देखेंगे तुम भी देख लेना। हाँ तो बार बार इतना सामान निकालना रखना आसान तो नहीं। हुमरा ने मुदाखलत की। मैं ख़ुद ही रखवा दूँगी। आलिया तो शायद पक्के इरादे के साथ आई थी। आलिया बेटी तुम कब आई? मैं तो गुल्लू को तुम्हारी तरफ भेजने ही वाली थी, अम्मा आई तो उसे देख कर ही कुछ याद आ गया। जी खाला कोई काम है तो कहें। ढोलक मंगवाने के बारे में कहना था, तुमने अपने भाई की शादी पर मंगवाई थी, सोचा भी तुम ही से कह दूं। जी खाला ज़रूर मंगवा दूंगी। ये बताएं ढोलक कब से रखी जा रही है? ख्याल तो था कि माइयों के रस्म के साथ ही बाकायदा आगाज़ कर दिया जाए। तबरेज़ कहकर गया है जब तक मैं ना आ जाऊँ आगाज़ नहीं होना चाहिए। लो जी, लड़कियों के काम है, जब मर्ज़ी शुरू करें, बड़े आए कहीं के। आलिया मुस्कुराहट दबाकर बज़ाहिर बुरा मानने के अंदाज में बोली। भाई है ना शकीला का, चाहता तो था कि माइयों के रोज़ ही आ जाए, पर एक हफ़्ते की छुट्टी इसके लिए मुमकिन नहीं, इसलिए 2-3 रोज़ बाद ही आना होगा माइयों के। वैसे अच्छी रौनक लगाते हैं तबरेज़ साहब भी। आलिया दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए कह रही थी। हुमरा का दिल इस माहौल से उचाट सा होने लगा। शकीला से इजाज़त लेकर चली आई। माइयों के रोज़ शकीला के यहाँ खूब रौनक थी। न सिर्फ शकीला बल्कि दीगर लड़कियाँ भी पीले जोड़ों में मलबूस इधर उधर चहक रही थीं। मंसूरा ने अपने और हुमरा के लिए एक जैसे सूट मौका की मुनासबत से सिलवाए थे। जब उपटन लगाने की रस्म का आगाज़ होने को था, अचानक तबरेज़ के आने का शोर उठा। लड़कियाँ डेवड़ी की जानिब मुतवज्जा हो गईं। खाला मुमानियों से दुआएं समेटता वो आंचल गिरा कर बैठी शकीला के करीब चलाया। जाने चुपके से कान में क्या कहा, उसने माहौल का ख्याल किए बगैर इसे हाथ जड़ दिया और फिर दोबारा आंचल में सिमट गई। देर तक कह कहे गूंजते रहे और लड़कियों ने बड़े जोश व खरोश के साथ गाने का आगाज़ किया। हुमरा कुछ देर तो इस हंगामे में शरीक रही, फिर ताई अम्मा के बुलाने पर उनके पास चली आई। ए बेटी, इस हंगामे में मेरी तो मत ही मारी गई है। मिठाई कब से बावर्ची खाने में रखी है, किसी और को भी साथ लगाकर प्लेटों में निकालो और मेहमानों को दो। वो अच्छा जी कहकर एक मरतबा फिर लड़कियों की तरफ आई और सब पर एक तफसीली नज़र डाली ताकि देख सके कौन इस काम के लिए मुनासिब होगी। आखिर मंसूरा से ही कह बैठी। दोनों बहनें बावर्ची खाने में आकर प्लेटें तैयार करने लगीं। इस काम से फारिग होकर हुमरा मज़ीद का ऑर्डर लेने बाहर आई। जीने के करीब से गुजरी तो हल्की सी आवाज़ कानों से टकराई।
कौन हो सकता है इधर? इसने मुड़कर दोबारा पीछे देखा। हल्की सी रोशनी में खड़े दो नफूस और दोनों से वो बखूबी वाकिफ़ थी। मर्द तो इसका सगा फुप्पीज़ाद तबरेज़ हसन था और लड़की भी तो जानी पहचानी थी। ये अफशां थी, इसी के मोहल्ले में रहती थी। तहसीलदार साहब की इकलौती बेटी, जितनी लाडली थी, इतनी को खूबसूरत और उसे अपने हुस्न का एहसास भी बहुत था। अपने आप में मगन रहती, आस पड़ोस की लड़कियों से दोस्ती तो दरकिनार, मिलना तक पसंद न करती थी। जाने कैसे आज शकीला के यहाँ चली आई और अब तबरेज़ के करीब खड़ी मगन थी। यह एहसास भी बाकी ना रहा कि मेहमानों से भरा घर है, कोई भी इन्हें देख सकता है। कितनी बदनामी होगी जो किसी ने देख लिया। तबरेज़ का क्या है, वो तो माहिर है ऐसे कामों में, साफ बच निकलेगा। हुमरा इस लड़की के लिए परेशान थी जो खुद सर और मगरूर थी। दिल पर बोझ लिए वो वहाँ से चली आई। इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, अपनी बहन मंसूरा से भी छुपा गई। उस रोज़ देखने के बाद एक तजस्सुस सा पैदा हो गया था। लाशौरी तौर पर नज़र अफशां और तबरेज़ पर निगरान रहती थी। ये बात सिर्फ एक रोज़ की ना थी, वो दोनों रोज़ मिलते रहे और हुमरा ये सोचने पर मजबूर हो गई कि तबरेज़ हकीकत में संजीदा है। फिर जिस रोज़ मंसूरा ने फुप्पो के हाथ से आते ही ऊंची और पुरजोश आवाज़ में इसे अफशां तबरेज़ के रिश्ते की खबर सुनाई, हवन्नक सी बनी बस बहन की सूरत ही देखी गई। क्या यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? मंसूरा हंस पड़ी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई थी। मंसूरा मगन थी, बहन का दुख जान न सकी। फुप्पो जी रिश्ता लेकर गई थी, उन्होंने कबूल भी कर लिया। सच है, ऐसा अच्छा दामाद उन्हें भला मिल सकता था? हुमरा के सीने में बग़ैर शोर के कुछ टूट गया। बज़ाहिर वो सही सलामत बैठी, मन चाहे कि पराई होने की बात सुनती रही। शकीला की शादी के दिनों में दोनों का इल्तफ़ात तो उसने अपनी आंखों से देखा था, फिर भी दिल को ये तसल्ली देती रही कि ये सब झूठ है, ऐसा होगा कभी नहीं। मगर अब तो तसल्ली को भी कुछ ना बचा था। इन सब को हकारत की नज़र से देखने वाली अफशां जीत चुकी थी। फुप्पो के हाथ से मिठाई मोहल्ले के जिस जिस घर पहुंची, वहीं मुबारकबाद के साथ हैरानी का इजहार किया। उसके आस पर बैठी लड़कियां बेयकीनी के आलम में बेरसूलन को तके गईं। नाज़ो ने तो ये भी पूछा, सच कहो बुआ, ये मिठाई वकील साहब के हाथ से ही आई है ना? हाँ हाँ बीबी, कह तो रही हूँ, अपने तबरेज़ मियाँ का रिश्ता हो गया अफशां बीबी के साथ। तबरेज़ से भी पूछा किसी ने, या अपनी मर्ज़ी से कर दिया सब कुछ? यकीन करने को तैयार ना थी। ए लो, पूछने की खूब कही तुमने। अरे उन्हीं के पसंद पर तो हुआ है। रसूलन सलाम करती बाहर निकल के। सिर्फ नाज़ो ही नहीं, आलिया, परवीन वगैरह की हालत भी कुछ ऐसी थी। एक तरफ उस हरजाई के दगा देने पर दुख, तो दूसरी तरफ ज़िल्लत और रुसवाई का एहसास। वो तो मुबारकबाद देने फुप्पो के यहाँ भी ना जा सकें। तबरेज़ भी वहाँ मौजूद था और इसका सामना करने की हिम्मत बमुश्किल ख़ुद को संभालती लड़कियों में कहाँ थी। हुमरा अलबत्ता ज़रूर गई। उसके साथ शर्मिंदगी का भारी बोझ ना था। रंगत अलबत्ता ज़रूर फीकी पड़ रही थी और एक कदम चलना भी बोझल था, मगर मंसूरा के रोकने के बावजूद गई ज़रूर। और न सिर्फ फुप्पो बल्कि तबरेज़ को भी मुबारकबाद दी। किस दिल से दी, ये सिर्फ वही जानती थी। ए हुमरा, बच्ची क्या बात है, इतनी जर्द क्यों हो रही हो? फुप्पो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। कुछ नहीं फुप्पो जी, बस बीमारी की कमज़ोरी भी बाकी है। थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँ तो ऐसे ही होने लगता है। वो अपने ठंडे पड़ते हाथों को आपस में जकड़े हौले हौले से कह रही थी। तुम्हें आराम करना चाहिए था हुमरा, तबरेज़ ने भी हमदर्दी से कहा। मैं भी कहती रहती हूँ इसे, मगर सुनती नहीं, सारा दिन कुछ ना कुछ करने में लगी रहती है, मंसूरा ने कहा। ये तो गलत बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, ऐसा ना हो कि फिर बीमार पड़ जाओ, वो समझाने लगा। तब उसने सोचा, छोटी आंखों और बेढंगी चाल वाले बीमार तो क्या, मर भी जाएं तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। दुनिया तो हसीनों के लिए है, हम जैसे तो यूं ही दिल जलाने के लिए पैदा होते और मरते रहते हैं। मगर वो कुछ कह ना सकी। मंसूरा इसकी बिगड़ती हालत का अंदाज़ा लगाकर जल्द ही उठ खड़ी हुई। तबरेज़ अगले रोज़ वापस लाहौर चला गया और शायद कंवारियों के ख्वाब, उनकी मधुर हंसी उसके साथ ही रुखसत हो गई। नाज़ो, आलिया, परवीन सब की सब शर्मिंदा और ख़ामोश थी। कभी जो एक दूसरे का सामना हो जाता, नज़रें चुरा कर रह जाती। एक रोज़ जब हुमरा फुप्पो के यहाँ गई तो वो अफशां की तरफ जाने के लिए चादर ओढ़े खड़ी थी। उसे साथ चलने को कहा तो वो दिल ना चाहने के बावजूद इनकार ना कर सकी और उनके साथ हो ली।
इसी मोहल्ले में तो अफशां का घर था। अच्छा खासा 2 मंजिला मकान था, जहाँ उसके 2 शादीशुदा भाई, वालदैन और 2 बहनों के कुनबे आबाद थे। ये दोनों अंदर दाखिल हुए तो सहन में लड़ते खेलते बच्चों ने छोटी खाला की सास आ गई के नारे बुलंद किए और फिर उन्हें जल्लूस की शक्ल में अंदर ले जाया गया। हुमरा ने देखा घर की अजीब हालत थी। पानी के 2 गिलास बरामदे में लुढ़कते फिर रहे थे। अंदर कमरों में बिस्तर की चादरें न जाने किस ज़माने में डाली गई थी। शायद किसी को बदलने का ध्यान ही नहीं रहा। ख़वातीन ने इन्हें हाथों हाथ लिया। बारी बारी सभी ने हालचाल पूछा, फिर इधर उधर की बातें शुरू हो गई। चूँकि इन मौज़ूआत में हुमरा को दिलचस्पी न थी, सो वो सर घुमाकर जायज़ा लेने लगी। ए बेटी, तुम अफशां के पास चली जाओ, एक खातून ने उसके अदम दिलचस्पी को महसूस करके कहा। उसने इस बात में सर हिलाकर अफशां के बारे में पूछा तो एक बच्चे के सर पर यह जिम्मेदारी लगी कि वो इसे छोटी फुप्पो के कमरे तक छोड़ कर आए। अफशां ने इसे देखकर किसी ख़ास गर्मजोशी का मुज़ाहिरा नहीं किया, बल्कि बदस्तूर अपनी कंघी चोटी में मसरूफ़ रही। तुम उनकी मामूज़ात बहन हो ना? कुछ देर बाद दरियाफ़्त किया गया। जी हाँ। उसने शुक्र किया कि चलो मेरा ख़्याल तो आया। उनके तो और भी बहुत से अजीज़ हैं, अक्सर तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, है ना? जी ठीक कह रही हैं आप। मैं वैसे ज़्यादा कहीं आती जाती तो नहीं, मगर उनके ख़ानदान की सारी लड़कियां मेरी देखी हुई हैं। ज़ाहिर है एक मोहल्ले में रहती इतनी वाक़फ़ियत तो होती है, वो इतना ही कह सकी। ठीक कहती हो तुम। वैसे सब के सब बड़ी आम सी शक्ल सूरत की मालिक हैं, शायद इसीलिए उन्होंने अपने ख़ानदान में रिश्ता करने से इनकार किया है। हुमरा को लगा जैसे उस कटोरा सी आँखों वाली लड़की ने उसके मुंह पे तमाचा रसीद किया है। कोई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है? एक औरत दूसरी औरत के जज्बात, उसकी शक्ल सूरत का इस घटिया अंदाज में मजाक उड़ा सकती है? वो तो सोच भी नहीं सकती थी। सुन हुए एहसासात के साथ चुप बैठी रही। वो कह रहे थे, अब हमें इस जगह नहीं रहना, किसी अच्छी जगह मकान बनाएंगे। वो लड़की बढ़ चढ़ कर बोलने की शायद आदी थी। उसने जवाब नहीं दिया। मैं सास साहिबा को सलाम करने जा रही हूँ, चाहो तो यहीं बैठी रहो, मर्ज़ी हो तो चली आओ। मैं साथ ही चलती हूँ। इसने सोचा इसकी बातों से तो अच्छा है वहीं फुप्पो के करीब बैठी रहे। चाय पीने के कुछ देर बाद ये लोग वापसी के लिए उठ खड़े हुए। तौबा, किस कदर गंद मचा रखा है उन लोगों ने घर में। किसी को इतनी तौफीक नहीं कि फ़र्श पर झाड़ू ही लगाते। वापसी में फुप्पो बुड़बुड़ा रही थी। हुमरा बिल्कुल चुप थी। मैंने तो तबरेज़ से कहा था, ख़ानदान में एक से एक हीरा लड़की मौजूद है। अनदेखे अनजाने लोगों में क्यों घुसता है? लगता है पढ़ लिख कर ज़्यादा ही अक्लमंद हो गया, हमारी को सुनता ही नहीं। बस फुप्पो, ये सब तो किस्मत के खेल हैं। इसने शायद उनके साथ ख़ुद को तसल्ली देने की कोशिश की थी। अफशां से होने वाली एक मुलाकात ही दिल खट्टा कर गई थी। फ़ैसला कर लिया, अब इसकी तरफ नहीं जाएगी। तबरेज़ की तालीम मुकम्मल हुई। वालिद के साथ ही उनके ऑफ़िस में बैठने लगा और इसी की ज़िद की वजह से इन लोगों ने शहर के एक नए और अच्छे इलाके में घर ख़रीद लिया। फुप्पो तो इस घर से जाने से पहले ख़ुद भी रोईं और दूसरों को भी रुलाया। आखिर इतना पुराना साथ था और वक्त भी कैसा अच्छा कटा था। सबको तबरेज़ के इस फ़ैसले पर बहुत रंज था। यहाँ से जाने के 2-3 माह बाद ही तबरेज़ की शादी हो गई। इत्तफ़ाक़ था कि उसी रोज़ हुमरा की तबीयत वाकई ख़राब थी, वो ना जा सकी। और सिर्फ वही नहीं, नाज़ो वग़ैरह भी नहीं गई थी। मंसूरा, भाभी और भाईजान के जाने के बाद वो दरवाज़ा भेड़ कर अंदर आ बैठी। अपने बारे में तबरेज़ की कई बातें याद आईं। फिर अफशां की गुफ्तगू दिल में आग सी भर गई। मुझे तुमसे नफ़रत है, तुम दोनों से शदीद नफ़रत है। बेख्तियार सिरहाने पर मुक्के बरसाने लगी। जब से तबरेज़ का रिश्ता अफशां से हुआ था, इसने ख़ुद को बावर करवाना शुरू कर दिया था कि हर ख्वाब हकीकत का रूप नहीं धारता और ज़रूरी नहीं मनचाही हर शय हमारी दस्तरस में भी आ जाए। और वो ख़ुद को समझाने में कामयाब भी हो चुकी थी। मगर आज जो बातें नए सिरे से याद आईं तो लगा तबरेज़ से इसका ताल्लुक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। पहले मोहब्बत का रिश्ता था, अब नफ़रत का है, मगर ये भी उतना ही पुख्ता जितना पहले वाला था। मंसूरा वापस आई तो इसे एक एक बात सुनाती रही। तबरेज़ तो बहुत खुश होगा। पता नहीं क्यों वो ऐसा सवाल कर बैठी जिसका जवाब उसे दुखी कर सकता था। बहुत, बेहद। अफशां लग भी तो बहुत अच्छी रही थी। जिसने देखा कहा चाँद सूरज की जोड़ी है। फुप्पो अलबत्ता बुझी बुझी सी थी। तुम्हारा पूछ रही थी। और शकीला बाजी, उनके बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, वो भी बस को ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आती थी। दरअसल वो अफशां को बहुत करीब से जानती है। इसे मालूम है कि वो किस तबीयत की मालिक है।
मगर तबरेज़ को कौन समझाता कि हर चमकती शय सोना नहीं होती। खैर, अल्लाह बेहतर करे, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। इस ब्याह के थोड़े ही दिनों बाद नाज़ो के यहाँ से लड्डू आ गए, इस खबर के साथ कि इसकी बात पक्की हो गई है। ये तीनों फ़ौरन मुबारकबाद देने पहुँच गईं। हुमरा ने महसूस किया कि नाज़ो कुछ चुप चुप सी है, चेहरे पर खुशी की रमक तक नहीं। लड़की की तस्वीर देखी तो सारी बात समझ में आ गई। वाकई वो लड़की जिसने तबरेज़ के ख्वाब देखे हों, इसके लिए रहीम जैसा दूल्हा किसी शौक़ से कम नहीं। मगर हुमरा ने इसके सामने ऐसी कोई बात नहीं की। यही कहा कि अच्छे हैं, असल बात तो सीरत की होती है, दुआ करो सीरत भी अच्छी रखते हों। कुछ देर इसी किस्म की बातें होती रहीं तो नाज़ो भी नए ख्वाब बुनने लगी। चेहरे पर छाई उदासी की धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी। शायद उससे ज़्यादा खौफ लोग क्या कहेंगे ये वाला था। जब हुमरा ने तारीफ़ की तो वो भी मुतमईन नज़र आने लगी। जब मोहल्ले में थे तो खैर खबर मिलती रहती थी। जब से फुप्पो वगैरह दूर जा बसे, आना जाना भी कम हो गया। वो बेचारी ख़ुद तो खैर क्या आती। तबरेज़ अफशा के साथ आता, उसे उसके मैके छोड़कर ख़ुद वापस हो लेता। बस इसी रवैये से ये सब भी बददिल हो गए। ताया चचा के यहाँ आना भी पसंद नहीं तो फिर हम मिलने क्यों जाएं? नाज़ो की शादी पर उसके वालिद ने वकील साहब और उनकी फैमिली को भी दावती कार्ड भेजा। फुप्पो और वकील साहब शरीक हुए, मगर वो दोनों नहीं आए। सुना कि अफशा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं, कहीं आ जा नहीं सकती। तब जिसने सुना कह दिया, और मियाँ साहब पट्टी से लगे बैठे होंगे। सच वो अफशा जैसी बीवियाँ ही होती हैं जो मियाँ को कहीं का नहीं छोड़ती। कैसा अच्छा लड़का मिट्टी का माधु बन के रह गया है। हुमरा के लिए रिश्ते आए, उनमें से चंद एक मंसूरा और भाभी को पसंद भी थे, मगर वो इनकार ही करती रही। इन्हीं में से एक भाभी ने अपनी बहन के लिए मुंतखब किया और शादी की तैयारियां होने लगीं। हुमरा ने एक सिलाई स्कूल में दाखिला ले लिया और बाकायदगी से जाने लगी। मंसूरा ने मना नहीं किया कि घर में पड़ी रहती है, दिल घबरा जाता होगा, अच्छा है लोगों से मिले जुलेगी तो इस पर छाया जमूत टूटेगा। वैसे ही जमूत तारी हुआ क्यों है, इसकी वजह मंसूरा की समझ में नहीं आती थी और ज़्यादा गहराई में उतरने की बेचारी के पास फुर्सत न थी। छोटे बच्चों का साथ था, मर्द मुल्क से बाहर 100 बखेड़े थे इसके सर पे। हुमरा आपके जो रिश्ता आया है बहुत अच्छा है, लड़का अच्छी पोस्ट पर है। घराना भी कोई ख़ास बड़ा नहीं। इसकी बहनें बड़े चाव से आई थी। मैंने कह दिया अब आएँ तो लड़के की तस्वीर ज़रूर साथ लेकर आएँ, इसी बहाने तुम भी देख लेना। उस रोज़ मंसूरा इस नए आने वाले रिश्ते की बातें करती रही और हुमरा हमेशा की तरह अच्छे ख्वाब देखने लगी, इस दुआ के साथ खुदा करे तस्वीर उसे पसंद आ जाए। अब तक जितने भी रिश्ते इसने लौटाए थे सब तस्वीर देखने के बाद ही लौटाए थे, कोई भी इसके मेयार पर पूरा नहीं उतरा था। ये हुमरा का ख्याल ही था कि उसने तबरेज़ को जहन से झटक दिया है। हकीकत तो ये थी कि वो अब भी उसी की सोचों पर काबिज़ था। वो चाहती थी कि उसका शरीक हयात तबरेज़ से बेहतर ना सही, उसके बराबर का तो ज़रूर होता, कि वो इसे बावर करवा सके हुस्न देखने वाले की आँख में होता है। तुमने जिसका मजाक उड़ाया था वो तुम्हारे ही जैसे खूबरू शख्स की मन चाही है, मगर अभी तक ऐसा कोई न मिला था और इसकी तलाश जारी थी। वह यह आखिरी बाजी हारना नहीं चाहती थी। अपनी सुबकी का मंजर इसे भूला नहीं था। शकीला के सामने तबरेज़ ने किस बुरे अंदाज में इसकी शख्सियत की धज्जियाँ बखेरी थीं। अगर वो सिर्फ इतना कह देता कि नहीं हुमरा मुझे पसंद नहीं, तो किस्मत का लिखा जानकर सब्र कर लेती। इसने तो इसकी सूरत में नुक्स निकाले थे, किस बुरी तरह हंसा था वो इस पे। ये बात हुमरा चाहते हुए भी ना भूल पाई थी। तैयब के घर वाले एक हफ्ते बाद दोबारा आने का कह कर गए थे और मंसूरा ने सोचा था यह 7 दिन वो हुमरा को कायल करने की कोशिश में गुजारेगी, उसे बावर करवाने की पूरी कोशिश करेगी कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, असल शय तो सीरत होती है। और इस सिलसिले में नाज और परवीन की मिसाल भी देखी, जिनके शौहर मामूली सूरतों के मालिक थे मगर वो अपने घरों में बहुत खुश थीं। मुमकिन था कि कोशिशें बराबर होती, मगर इन्हीं दिनों में तबरेज़ के यहाँ से आई खबर ने सब कुछ भुला दिया। अफशा एक बच्ची को जन्म देकर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई थी। जिसने सुना अफसोस किया। सभी वकील साहब के यहाँ पहुँचे जहाँ कोहराम मचा था। अफशा की बहनें और माँ तो नहीं संभल रही थीं। तबरेज़ की हालत बहुत ख़राब थी और फुप्पो उस नन्ही बदनसीब बच्ची को गोद में उठाए आंसू बहा रही थी। ऐसा किसी ने कब सोचा था? किसे मालूम था कि इतनी चाह से बसाया जाने वाला एक घर इतनी जल्दी उजड़ भी जाएगा। अभी साल पहले ही तो तबरेज़ बड़ी उमंगों हज़ारों चाहतों के साए में अफशा को दुल्हन बनाकर ब्याह कर लाया था।
اور وہی افشاں آج سفید کفن پہنے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ منصورہ نے آگے بڑھ کر بچی پھپھو کی گود سے اٹھا لی اور انہیں گلے لگا کر صبر کی تلقین کرنے لگی۔ قریب کھڑی حمرہ نے ایک نظر اس معصوم کے چہرے پر ڈالی۔ بالکل گڑیا سی وہ بچی خود پر بیتنے والے سانحے سے بے خبر آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں کہ دنیا میں آتے سب سے بڑی نعمت کھو چکی ہے۔ حمرہ آنسو پوچھتے ہوئے سوچنے لگی، مرنے والی تو چلی گئی، مگر افسوس کے لیے آنے والوں کا تانتا کئی روز تک بندھا رہا۔ پھپھو اکیلی تو سب انتظام نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے حمرہ کو اپنے پاس رکنے کے لیے کہا۔ موقع ایسا تھا، بات رد بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا بیٹھی۔ منصورہ اور بھائی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ 2 دن یہاں رک کر جب منصورہ جانے لگی تو حمرہ نے تاکید کی، آپی جب تک میں یہاں ہوں تم آتی جاتی رہنا، مجھے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی تو یہاں نہیں ہو، خالہ جان کی بیٹی منورہ بھی تو یہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی تمہاری اور بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی رہوں گی۔ منصورہ کے جانے کے بعد پہلے روز تو واقعی وہ خوف زدہ رہی، پھر مہمانوں کے آمد و رفت میں ہر احساس مٹ گیا۔ وہ اور منورہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں باتیں کرتی رہتی اور دن سے رات ہونے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ جس روز منصورہ وعدے کے مطابق ملنے آئی تو وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ تو اس خدشے کے تحت آئی تھی کہ اگر حمرہ نے گھر چلنے کی ضد کی تو پھپھو کو کیا کہہ کر اسے ساتھ لائے گی۔ اب تو ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں آپی، اب تو یہاں رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ چائے میں چینی ملاتے ہوئے اس نے بڑی عام سی بات کی تھی، مگر منصورہ کو کسی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ چائے لو نا آپی، کہاں گم ہو؟ ہاں، وہ حمرہ بچی کہاں ہے؟ کوئی نام بھی رکھا گیا ہے اس کا یا نہیں؟ اندر سو رہی ہے، اور نام رکھنے کی فرصت کسے ہے؟ ویسے میں اسے روبی کہہ کر بلاتی ہوں۔ شکل کس پہ لگتی ہے؟ ماں جیسی ہے یہ باپ پر ہے؟ نہ ماں جیسی ہے نہ باپ جیسی، اس کی اپنی ہی شکل ہے جو بہت پیاری ہے۔ اچھا؟ منصورہ کی سوالات بے جا نہیں تھے، وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ چلو ہم بھی تو دیکھیں تمہاری روبی کتنی پیاری ہے۔ چائے پیتے ہی وہ کہنے لگی۔ حمرہ بھی جھٹ ساتھ ہو لی، سوچا برتن آ کر دھو لے گی۔ بچی واقعی بہت پیاری ہے۔ منصورہ حمرہ کی گود میں لیٹی روبی کے گال کو سہلا کر بولی، پتہ ہے آپی، اب تو یہ آنکھیں بھی کھولنے لگی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سب کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہوگی، ہے نا آپی؟ حمرہ کی آواز میں درد گھولا تھا۔ تم اس کے پاس بیٹھو، میں پھپھو کے کمرے میں جا رہی ہوں، 2 گھڑی ان کے پاس بیٹھ کر واپس گھر چلوں گی، تم رکو گی نا ابھی؟ منورہ کہہ رہی ہے 2-1 دن میں واپس چلی جاؤں گی، سوچتی ہوں میں بھی اس کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ منصورہ پردہ اٹھا کر چلی گئی، اور حمرہ بچی کی صورت دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ میری ماں بھی تو مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ گئی تھی جب میں تنہائی کے مفہوم سے بھی ناآشنا تھی، پھر شعور بیدار ہوا تو میں نے جانا کیا کھو بیٹھی ہوں میں۔ دامن میں خوشی سے زیادہ دکھ بھرے نظر آئے، ہر سو پرائے لوگ، اور کہیں کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ لپٹ کر اپنی خواہشات کہہ سکوں۔ باپ اپنے دھندوں میں مگن، بھائی کی اپنی دنیا، بہن مجھ سے صرف چند برس بڑی، مجھ کو سنبھالنے کی کوشش میں خود بے حال ہوتی ہوئی، اور یہ تو بالکل اکیلی ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے اس کی۔ حمرہ نے لب اس کی پیشانی پر ٹکا دیا۔ حمرہ، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ تبریز کی آواز اسے ہوش میں لے آئی۔ اس نے آہستگی سے بچی کو گود سے اٹھایا اور باہر چلی گئی۔ اسے علم ہی نہ ہو سکا تھا کہ تبریز یہ بات کہنے کافی دیر پہلے آیا تھا، مگر وہ بچی میں محو تھی، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ تیسرے دن منصورہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے گھر واپس آ گئی۔ آپی نے بتایا کہ طیب کے گھر والے آئے تھے، مگر وزیدار لوگ ہیں، موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، اسی لیے صرف افسوس کر کے چلی گئیں، کہتی تھیں 40واں ہو جائے ہم پھر آ جائیں گے۔ ویسے حمرہ، میں نے سنا ہے طیب صورت شکل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہاں سے سن لیا آپی؟ وہ ڈبے میں سے آٹا نکالتے ہوئے بغیر کسی تشویش کے بولی۔ بہت سے لوگوں سے معلوم کیا ہے، بیٹی بیاہنا آسان تو نہیں، سو چھان بین کرنا ہوتی ہے پہلے۔ تو کیا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں خیر، اور تو کوئی ایسی ویسی بات علم میں نہیں آئی، بس یہی معلوم ہوا تھا، میں نے سوچا تم سے کہہ دوں۔ ویسے ابھی وہ لوگ تصویر نہیں دے کر گئی، موقع ہی نہیں بنتا تھا۔ میرا خیال ہے اب آئیں گی تو ضرور ساتھ لے کر آئیں گی۔ 40ویں کے بعد حمرہ کا تو پھپھو کے یہاں جانا ہی نہ ہو سکا۔ منصورہ البتہ 2-1 مرتبہ ہو آئی۔
फूफो ने कहा भी कि हुमरा से कहो कभी आए, मगर वो प्रोग्राम ही ना बना पाई। असल में अकेले 2-1 रोज़ के लिए वहाँ रहना इसे अजीब सा लगता था। पहले तो मंसूरा साथ थी, मगर यूँ अकेले, जबकि कोई हम उम्र लड़की भी ना हो। फूफो थी तो बीमार और सदमे से चूर, तबरेज़ पर भी हालात का असर था। वैसे भी हुमरा भला उससे क्या बात करती। सोचा चचा की बेटी रिफ़त से बात करेगी, अगर वो मान गई तो दोनों इकट्ठी चली जाएंगी और चंद रोज़ रह आएंगी उनकी तरफ। मगर जिस रोज़ उसे रिफ़त से बात करने चचा की तरफ जाना था, तैयब की बहन आ पहुंची। तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठी रहीं। जाते हुए तस्वीर भी देख गई। मंसूरा ने उसे दिखाई। वाकई वह आम सी शक्ल सूरत का मालिक था। मंसूरा को उम्मीद थी हुमरा देखते ही इनकार कर देगी, मगर उसने कह दिया कुछ दिन सोचकर जवाब दूंगी। अगले रोज़ शकीला अचानक आ पहुंची। अरे शकीला बाजी, आप और यूँ अचानक, कब आई पिंडी से? हुमरा खुशी के साथ साथ हैरत से पूछ रही थी। कल ही आई हूँ, तबरेज़ की तरफ गई थी, वहाँ से तुम्हारी तरफ आ गई। अच्छा ये बताएं फ़ारूक भाई कैसे हैं? मेरा हाल तो पूछा नहीं, फ़ारूक की पड़ गई तुम्हें पहले ही। आप तो अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा बातें मत बनाओ, जाकर चाय लाओ फ़ौरन। और तुम मंसूरा, आओ मेरे साथ चलकर कमरे में बैठते हैं, वहीं बातें होंगी। काम करने में तो हुमरा यूँ भी बड़ी फुर्तीली थी, आज तो इसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो भी अंदर जाकर दोनों की बातों में शरीक होना चाहती थी। जब चाय लेकर अंदर गई तो दोनों खासे खुशगवार मूड में थीं। इधर इसने चाय प्यालियों में उंडेलनी शुरू की और उधर मौजू बदल गया। अब वो तबरेज़ की दुख भरी ज़िंदगी के मुतालिक बातें कर रही थी। कभी कभी फुप्पो, वकील साहब और बच्ची के लिए भी एक आध तर्स भरा जुमला बोल दिया जाता, मगर असल हमदर्दी इन दोनों ख़वातीन को तबरेज़ के साथ थी। हुमरा चुप बैठी उनकी बातें सुनती रही, यहाँ तक कि शकीला जाने के इरादे से उठ खड़ी हुई। अरे इतनी जल्दी बाजी, कुछ देर तो बैठती। नहीं, अभी मुझे अम्मी की तरफ जाना है और तुम्हारी भाभी के पास 5-10 मिनट तो रुकना पड़ेगा, कल फिर आऊँगी। वो मुस्कुरा कर बोली, कल फिर? हाँ, यूँ ही टाल रही हैं आप। हुमरा ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। अरे नहीं, ये ज़रूर आएगी, मुझसे वादा किया है इसने। मंसूरा हंसते हुए कह रही थी। शकीला के जाते हुमरा चाय के बर्तन धोने के इरादे से किचन की तरफ चल पड़ी, मगर मंसूरा ने आवाज़ देकर कमरे में आने को कहा। जी आपी। वो इसके सामने खड़ी थी। बैठो, बहुत अहम बात करना है तुमसे। मंसूरा के सामने कुर्सी पर टिक गई और सवालिया नज़रों से बहन का चेहरा देखने लगी। शकीला आज फुप्पो जान की नुमाइंदा बनकर इस घर में आई थी, क्योंकि वो ख़ुद बीमार हैं, आ नहीं सकती। इसलिए ये जिम्मेदारी उन्होंने शकीला को सौंपी है। कैसी जिम्मेदारी? आपी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं समझी। उन्होंने तुम्हें मांगा है तबरेज़ के लिए। ये जुमला सुनकर एक मर्तबा तो हुमरा का दिल खुशी के एहसास से मामूर हो गया। इसकी राय पूछती आपी से ये कहने को जी चाहा, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अगले लम्हे किसी सोच ने बोलने से रोक दिया। वो सर झुका कर रह गई। ये ठीक है हुमरा के फ़ैसला तो मैंने और भैया नहीं करना है, मगर जिस तरह तुम इससे पहले हर रिश्ते से इनकार करती रही हो, इस बात को सामने रखकर मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। वैसे तबरेज़ मुझे हर लिहाज से पसंद है। बाकी रहा तुम्हारा फ़ैसला तो आज शाम तक मुझे अपने फ़ैसले से आगाह कर दो। याद रखो, तुम्हारा इंतखाब तैयब तबरेज़ में से होना चाहिए, और अब मैं कतई ना हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मंसूरा बात के इख्तिताम पर उठकर चली गई और उसे एक बड़ी उलझन में डाल गई। फुप्पो ने तबरेज़ के लिए उसका इंतखाब किया है। क्या ये राय तबरेज़ की भी है, या इस मरतबा इसने माँ की पसंद पर सर झुका दिया है? ये सवाल बार बार इसे परेशान करने लगा, यहाँ तक कि इसने जाकर मंसूरा से इसका जवाब पूछ लिया। ये तबरेज़ की भी राय है। शकीला ने बताया है कि वो तुमसे मुतासिर है। कहता है बहुत हमदर्द और नेक लड़की है। मुझे यकीन है मुझे वो सुकून और राहत देगी जो मैं खो चुका हूँ। वो मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करती है। अगर कोई दूसरी लड़की आई तो शायद वो बच्ची को मोहब्बत ना दे सके, और वो जल्द निकाह पर जोर दे रहे हैं। वाह बीबी अफशां, ये हैसियत है तुम्हारी। अभी गुज़रे दिन ही कितने हुए हैं वो तुम्हारा चाहने वाला दूसरी दुल्हन लाने के चक्कर में है। हुमरा तलखी से मुस्कुराती। मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में तबरेज़ ने कभी तौहीन आमेज़ अल्फाज कहे थे। एक तीसरे फ़र्द के सामने मेरी हंसी उड़ाई थी। आज वो मेरा तलबगार है। वक्त का चक्कर इसी का नाम है। आज वही शकीला बाजी उसका रिश्ता मेरे लिए लेकर आई हैं। हुमरा की सोचें तल्ख से तल्ख तर होने लगीं। शकीला से कहे तबरेज़ के अल्फाज याद आए तो मज़ीद भड़क उठी। हुमरा बहुत हमदर्द और नेक लड़की है, वो मुझे संभाल लेगी।
मेरी बेटी को प्यार देगी जो शायद कोई दूसरी लड़की ना दे सके। तो क्या तुम्हें अपनी बच्ची के लिए एक आया की ज़रूरत है? तुम मुझे इसलिए अपने घर में लाना चाहते हो कि मैं तुम्हारी बच्ची की खिदमत करूं, तुम्हारे घर को बना दूं, ये जानते हुए भी कि तुम अफशां से मोहब्बत करते थे। वो महज तुम्हारी बीवी ही नहीं, महबूबा भी थी, और वो भी तो तुम्हारा महबूब है। हुमरा के दिल ने समझाना चाहा और यहाँ आकर सोच उलझने लगी। शाम को मंसूरा ने इसका फ़ैसला मालूम करना चाहा, तब इसने कह दिया, शकीला बाजी की आमद पर आगाह कर दूँगी। तबरेज़ की सोच ने इसे हमेशा डिस्टर्ब ही किया था। पहले भी उसकी बेतनाई इस पर अजाब बनकर उतरा करती थी, और अब मिलन का प्याम भी नींद ले उड़ा था। सुबह जब वो उठी तो रात की बेचैनी वाली सारी तहरीर चेहरे पर थी, जिसे मंसूरा ने पढ़ लिया और सोच लिया यकीनन इसका फ़ैसला तबरेज़ के हक़ में होगा। शकीला को भी जवाब की जल्दी मालूम होती थी। नाश्ते से फारिग होते ही आ पहुंची। तुम जाओ हुमरा, मुझे तुम्हारी आपी से बात करना है। अगर इस बात का ताल्लुक़ मेरी ज़ात से है तो मेरे सामने करें, इसने मज़बूत लहजे में कहा। तो शकीला ने चौंक कर इस लड़की की जानिब देखा। हुमरा, तुमने कहा था कि तुम शकीला के सामने अपने फ़ैसले से आगाह करोगी। हाँ आपी, मैं इसीलिए तो यहाँ रुकना चाह रही थी, और मेरा फ़ैसला ये है कि मुझे तबरेज़ का साथ मंजूर नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने ऐसा सोचा भी क्यों। वो ये भूल गया है कि मैं उसी मोहल्ले की रहने वाली हूँ जहाँ उसकी रंगीन दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। ये जानते बूझते मैं क्यों कर इसकी जानिब बढ़ सकती हूँ। मुझे तो नफ़रत रही है ऐसे मर्दों से जो मर्दानगी के ज़ोम में हदें फलांग जाते हैं, एक ना एक रोज़ गिर पड़ते हैं तबरेज़ की तरह। उसे कहीं बच्ची के लिए आया रख ले और अपने लिए तलाश कर ले कोई अफशां जैसी जो खोखले लफ्ज़ों से बहल जाती है, नाज और परवीन जैसी जो नज़र के एक इशारे पर सब लुटाने को तैयार हो जाती हैं। मैं ऐसे मर्द का हाथ नहीं पकड़ सकती जो बीवी के मरते ही नई राहों की जानिब देखने लगे। आप इनकार कर दें और बेशक ये सब उसे कह दें। हुमरा, वो बहुत दुखी है। तो क्या हुआ आपी, जहाँ दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, एक वो भी सही। शकीला जो इस जवाब पर चुपचाप उठ खड़ी हुई। आपी, आप तैयब के घर वालों को हाँ कहते हैं। वो आंख में आए आंसुओं को छुपाने किचन की सफाई के बहाने चली आई। हालांकि वो दर्द जो सीने से उठा था अब पूरे बदन में फैल गया था। एक ख्वाब जो बरसों से साथ साथ था, इसे इसने खुद अपने हाथों बर्बाद कर दिया था, मगर ऐसा करना नागुज़ेर था। ये बात अना की थी। आज उसने तबरेज़ के कहे अल्फाज से ज़ख्मी होने वाली औरत को पुरसकून कर दिया था। शकीला को ये बावर करवा दिया था कि इस छोटी आंखों वाली लड़की को भी उससे कोई दिलचस्पी नहीं। यकीनन शकीला ने ये सब तबरेज़ से कह देना था कि वो ऐसे ही तेवरों के साथ तो यहाँ से गई थी। काश तबरेज़, तुमने मुझसे मोहब्बत का दावा किया होता, मेरी तरफ हाथ सिर्फ ज़रूरत के तहत ना बढ़ाया होता, तो सारी कदूरतें धोकर तुम्हारे पास आ जाती। मगर अब ये नामुमकिन था। उसने तैयब जैसे मामूली सूरत वाले मर्द के लिए हाँ कर दी थी कि तबरेज़ को शिकस्त देने के बाद ऐसा मुमकिन था कि दिल के टुकड़े होने के बावजूद उसे लगा था जैसे आज उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। ये नावल कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।